केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का और भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का विजय कुमार सोनी की ओर से केमिस्ट्री वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले बात करें कि हम इस चैप्टर को कोऑर्डिनेशन का पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, एक सेल या बैटरियां और दूसरा संक्षारण। आज जो बात करने वाले हम सबसे पहले वो बात करने वाले हैं बैटरियों की। यह आता आपके पास में बैटरियां जो कि अपने आप में सेल का ही एक कॉम्बिनेशन होता है, सेल का ही एक पर्टिकुलर मिश्रण होता है। सेलों को जोड़ करके ही पर्टिकुलर बैटरी का निर्माण किया जाता है। तो यहां आपके पास में आता है सबसे पहले कि वह युक्ति या साधन, वह युक्ति या साधन जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे हम आमतौर पर सेल कहते हैं। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। खास बात, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को हम कहते हैं बैटरी। यहां ये सेल अपने आप में एक तरीके से वैद्युत रासायनिक सेल होगा, वैद्युत अपवर्तनी नहीं होगा, वैद्युत रासायनिक सेल होगा। खास बात, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास में एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सेल आते हैं, जिसमें आपके पास में आता है शुष्क सेल, मरकरी सेल। इसके अलावा बात करें तो आपके पास में लेड स्टोरेज सीसा संचायक सेल आता है, सीसा संचायक सेल। इसके अलावा निकल कैडमियम सेल भी आता है, निकल कैडमियम सेल। ये थे आपके पास में सेल या बैटरी के बारे में। बात करूं तो एक बैटरी या सेल में, बैटरी या सेल में क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। विशेषताएं, पहली तो वो आकार में छोटी व कम वजन वाली होनी चाहिए, कम वजन होना चाहिए उस सेल या बैटरी का। दूसरा, ताकि इजी वे में कैरी कर सके। सेल लंबे समय तक, सेल या बैटरी लंबे समय तक चले, लंबे समय तक चलनी चाहिए। नंबर थर्ड, वो स्थिर वोल्टता की धारा दे। नंबर 4 बात करें तो वह सस्ती होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि काफी महंगी हो। ये सब विशेषताएं एक बैटरी में होनी चाहिए। पहली खास बात, आकार में छोटी और कम वजन वाली होनी चाहिए, लंबे समय तक चलनी चाहिए, स्थिर वोल्टता की धारा देनी चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए। इसी क्रम में हम बात करें तो ये सेल या बैटरी मुख्य रूप से, बैटरी या सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। नंबर 1 प्राथमिक सेल और नंबर 2 आता आपके पास में द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। बात करें हम प्राथमिक सेल की, तो इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। अर्थात मेरा कहने का मतलब कि इन सेलों में भी क्रिया केवल और केवल क्रियाकारक से क्रियाफल की ओर संपन्न होती है, क्रियाफल से क्रियाकारक की ओर संपन्न नहीं होती। इसी कारण इन सेलों को
इन सेलों को एक बार उपयोग में लेने के पश्चात उपयोग में लेने के बाद रिचार्ज करना संभव नहीं होता। बात करें हम एग्जाम्पल्स की, उदाहरण के लिए आपके पास में आपके सिलेबस में दो सेल हैं, एक आता है शुष्क सेल और दूसरा आता है आपके पास में मरकरी सेल, जिसे हम आमतौर पे बटन सेल भी कहते हैं। हाथ की घड़ी में, इसके अलावा लेजर टॉर्च में, सुनने की मशीन में, इन सब में काम में आता है। छोटे साइज का जो सेल होता है वो मरकरी सेल है, और शुष्क सेल जो कि हम दीवार घड़ी टॉर्च वगैरह में जो काम में लेते हैं वो पर्टिकुलर शुष्क सेल है। इसी क्रम में हम बात करें सबसे पहले प्राथमिक सेल में शुष्क सेल की, तो शुष्क सेल की खास बात बताऊं तो ये लैक्लोन से सेल की क्रियाविधि पर आधारित है। लैक्लोन से सेल की प्रक्रिया पर आधारित है, पहली खास बात। दूसरी खास बात, इसका ईएमएफ, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले तो विद्युत वाहक बल इसका होता है 1.25 से 1.50 वोल्ट का। संरचनात्मक रूप से बात करेंगे, अपने आप में प्राथमिक सेल है, एक बार उपयोग में लेने के बाद में इसको रिचार्ज करना पड़ता है। इस सेल का उपयोग दीवार घड़ी, टॉर्च और रिमोट में भी काम में लेते हैं। रिमोट आदि में किया जाता है। इसकी संरचना किस प्रकार होगी हम उसकी बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी उसकी भी बात करेंगे। ये था आपके पास में बैटरियों के रिगार्डिंग इनिशियल पार्ट। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपने आप में। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क सेल की संरचना क्या होती है और किस प्रकार से उसकी क्रियाविधि होती है। ये था आपके पास में शुष्क सेल की संरचना। इसमें एक शुष्क सेल में इस प्रकार से एक वृत्ताकार पात्र होता है, बेलनाकार पात्र कह सकते हो। ये बेलनाकार जड़न पात्र, जस्ते का पात्र, जो कि अपने आप में एनोड का काम करता है, नेगेटिव टर्मिनल का, ध्यान रखें। इसके बीचों बीच एक कार्बन की छड़ लगी होती है कुछ इस प्रकार से। ये कार्बन की छड़ आ गई आपके पास। इसको इस प्रकार से सील कर दिया जाता है विभिन्न रासायनिक पदार्थ भर करके, और ये यहाँ पर एक पीतल की टोपी होती है कुछ इस प्रकार से। संरचनात्मक भाग होता है। यह आता आपके पास में कार्बन की छड़ होगी यहाँ। ये यहाँ पीतल की टोपी होगी, पीतल की टोपी। कार्बन की छड़ यहाँ पर कैथोड का काम करती है, कैथोड बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल। और ये यहाँ रबड़ की या चमड़े की सील लगाई जाती है पैक करने के लिए। रबड़ या
चमड़े की सील। और यहाँ जो आपके पास में कार्बन की छड़ है, कार्बन की छड़ के पास में हम आमतौर पर जो फिल करते हैं वो आपके पास में होता है सैरेंद्री पात्र के थ्रू, कार्बन प्लस MnO2। ये कुछ इस प्रकार से जो डॉटेड दिखाई दे रहा है वो सैरेंद्री झिल्ली है, इसको आप यहां कह सकते हैं सैरेंद्री झिल्ली, सैरेंद्री झिल्ली। इसके अलावा पात्र के पास में जो ये जो रेड डॉटेड कर रहा हूं लाल मार्कर के थ्रू, यहां पर आपके पास में यानी कि जलन पात्र के दीवार के पास में भरा होता है आपके पास में अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट। ये था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। ये थी संरचना। कैसे कि जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है, जलन का पात्र जो कि एनोड का काम करता है, बीचों बीच एक कार्बन की छड़ होती है जो कि कैथोड का काम करती है, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल। कार्बन की छड़ के ऊपर की ओर ये पीतल की टोपी लगी होती है कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ पर ये पीतल की टोपी जो कि कैथोड का काम करेगी आगे, इसे सील कर दिया जाता है रबड़ या चमड़े की सील से। कार्बन की छड़ के पास में जो पदार्थ भरा जाता है वो पर्टिकुलर कार्बन और MnO2 होता है और इसे जस्ते के पात्र से पृथक करते हैं सैरेंद्री झिल्ली के द्वारा। यहाँ दीवार के पास में NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा जाता है। ये थी संरचना आपके पास में शुष्क सेल की, शुष्क सेल की संरचना। अभिक्रिया की बात करें तो हम रासायनिक अभिक्रिया क्या सम्मिलित होती है इसमें। अभिक्रिया में सबसे पहले आप बात करेंगे पेस्ट की, जिसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में भरा हुआ आपके पास में NH4Cl। ये टूटेगा तो देगा 2 of NH4 प्लस और Cl माइनस, क्योंकि वैद्युत अपघट्य है। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले एनोड की जो कि नेगेटिव टर्मिनल है। Zn अपने आप को ऑक्सीकृत करके Zn+2 में परिवर्तित करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसी वक्त कैथोड पर आपके पास में जो कि कैथोड एक अपने आप में पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ आपके पास में दो इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं। एक आता आपके पास में MnO2 जिसको हम ये ले लेते हैं MnO2 के 2 मॉलिक्यूल प्लस यहाँ पर हम काम में लेंगे 2 of NH4 प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होगा। यहाँ से पहला उत्पाद जो निकलेगा वो निकलेगा Mn2O3 मैग्नीज ट्राइऑक्साइड और Mn2O3 के बाद में 2 हाइड्रोजन NH4 प्लस से निकलेंगे H2O के रूप में और ये 2 मॉलिक्यूल NH3 गैस के मुक्त होंगे। पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करूं तो जिसे हम आमतौर पर नेट सेल अभिक्रिया या पूर्ण सेल अभिक्रिया जिसको हम डिस्चार्जिंग अभिक्रिया भी कहते हैं, डिस्चार्जिंग अभिक्रिया कि ये डिस्चार्ज कैसे होता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास में ये होता है Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2 of NH4 प्लस गिव्स यू, यहाँ राइट हैंड साइड में Zn+2, ये आ गया Zn+2 Mn2O3 और H2O के साथ में 2 मॉलिक्यूल NH3 के भी मुक्त होते हैं। ये थी इस सेल की डिस्चार्जिंग अभिक्रिया। इसी में आगे बात करें तो हम इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेल अपने आप में उत्क्रमणीय क्यों नहीं होते, अनुत्क्रमणीय क्यों होते हैं, मींस रिवर्सिबल क्यों नहीं होते, इरिवर्सिबल क्यों होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो खास बात इस प्रकार
प्राप्त NH3 Zn+2 आयनों के साथ क्रिया कर संकुल, जिसका सूत्र है Zn NH3 का होल 4 +2 बना लेती है। और ये जो पर्टिकुलर संकुल है ये अपने आप में स्थायी है, अपने संगत आयनों में वियोजित नहीं होता, इसीलिए इसको रिचार्ज करना, शुष्क सेल को रिचार्ज करना संभव नहीं होता। इस सेल की कमी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है सेल की कमी। तो इस सेल की कमी की बात करूं तो यहां जो आपने यूज किया है NH4Cl, ये अपने आप में एक अम्लीय प्रवृत्ति का वैद्युत अपघट्य होता है। देखिएगा कैसे, मॉइस्चर के साथ में, बोले तो नमी के साथ में अभिक्रिया करके दुर्बल क्षार और ये प्रबल अम्ल देता है। ये प्रबल अम्ल हम पढ़ चुके इसी चैप्टर में, Zn पात्र के साथ में रिएक्शन करके और ZnCl2 बना लेता है और H2 गैस बाहर निकलती है। इस ZnCl2 के निर्माण के कारण ये जो पात्र की दीवारें हैं उनमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और वो NH4Cl बाहर आने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं सेल का लीक होना। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, दो काम कर सकते हैं, या तो इस पात्र के चारों ओर मोटे कागज की शीट लपेट दी जाती है या धातु की शीट लपेट दी जाती है। तो इसे लीकिंग को रोकने के लिए मोटे कागज का उपयोग किया जाता है। बोले तो चारों तरफ से उस जस्ते के पात्र को लपेट दिया जाता है। अब इस सेल को हम कहते हैं लीक प्रूफ सेल, क्योंकि अब लीकिंग इसकी रुक चुकी है, लीक प्रूफ सेल कहते हैं। ये थी खास बात शुष्क सेल की, जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं होता और पर्टिकुलर किसी भी प्रकार के विषैले पदार्थ का निर्माण भी नहीं करता। इसकी एक ही कमी थी, लीक प्रूफ सेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि लीकिंग होती है। और यहाँ रिवर्सिबल इसलिए नहीं होती, उत्क्रमणीय, क्योंकि यहाँ पे संकुल यौगिक का निर्माण होता है। इस संकुल यौगिक का नाम अगर बात करें तो हम ये बात डिस्कस करेंगे उपसहसर्जी रसायन में। फिर भी यहाँ डिस्कस करें तो टेट्रा एमीन जिंक, ये सेकंड आयन का निर्माण होता है, जो कि एक अपने आप में संकुल यौगिक होता है, जो अपने संगत आयनों में डिसोसिएट वियोजित नहीं होता। इसी कारण से इन सेलों को रिचार्ज करना संभव नहीं होता। ये थी बात, संपूर्ण बात पर्टिकुलर शुष्क सेल के लिए। हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट रूप से पढ़े। इसी क्रम में एक और प्राथमिक सेल की बात करते हैं, जिसे हम मरकरी सेल भी कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल है, प्राथमिक सेल है अपने आप में मरकरी सेल। या तो आपके पास में मरकरी सेल, जिसे हम आमतौर पे बटन सेल भी कहते हैं।
इसको Hg सेल के द्वारा भी दर्शाया जाता है। सेल की खास बात, इस प्राथमिक सेल का उपयोग, ये भी अपने आप में एक प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल का मतलब जिसको रिचार्ज करना संभव नहीं होता। तो इस प्राथमिक सेल का उपयोग, प्राथमिक सेल का उपयोग हम आमतौर पर कैलकुलेटर, घड़ी, जो दीवार घड़ी नहीं, हाथ की घड़ी, जस्ट बात करूं तो कैलकुलेटर, इसके अलावा सुनने वाली मशीन, जो बहरे होते हैं उनकी मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है, में किया जाता है। संरचनात्मक रूप से बात करें तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, कुछ इस प्रकार से बाहर से दिखता है, छोटा सा मर्क्यूरी सेल, एक बटन के रूप में छोटे से। इसको थोड़ा बड़ा कर दे तो इस प्रकार से दिखता है। स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील। इसकी आंतरिक संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है बेटा। ये एक वही बेलनाकार पात्र होगा जस्ते का, कुछ इस प्रकार से। Zn का पात्र, जो कि वही एनोड का काम करता है। इंपॉर्टेंट बात, यहां बीचों बीच वही छोटी सी कार्बन की छड़ लगी होती है, वही एक कैप लगी हुई होगी संरचनात्मक रूप से। ये आ गया आपके पास में कैप, जिसे हम टोपी कहते हैं। यहां वही सैरंध्री झिल्ली के द्वारा पार्टिकुलर पदार्थ भरा जाता है। क्या क्या पदार्थ भरे जाते हैं उनकी बात करेंगे। उनकी बात करने से पहले अपन बात करें, यह आ गया कार्बन की छड़, जो कि कैथोड का काम करती है, कैथोड का काम। यहां जो भरा जाता है पर्टिकुलर KOH और HgO का पेस्ट भरा जाता है, कुछ इस प्रकार से। KOH प्लस HgO का पेस्ट भरा जाता है, और ये होता है आपके पास में मर्क्यूरी सेल। क्रियाविधि क्या क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहां ध्यान दें। सबसे पहले वैद्युत अपघट्य उपयोग किया, 2 of KOH वियोजित होगा कुछ इस प्रकार से, 2K प्लस और 2 of OH माइनस। यहां एनोड के रूप में काम कर रहा है Zn का पात्र। Zn क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अपने आप को चेंज करता है ZnO में, और S2 बाहर निकल जाएगा OH से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, जिसको हम आमतौर पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वही कैथोड की बात करें तो कैथोड पर आपने यूज किया है HgO। ये H2O नमी जो है इसके साथ रिएक्शन करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर Hg मुक्त होगा, प्लस 2 of OH माइनस का निर्माण होगा। यहां अपचयन अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम कहें पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो ये पूर्ण सेल अभिक्रिया आपके पास में होती है। पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि यहां जितना वैद्युत अपघट्य आपने लिया था उतना बन रहा है, तो ये स्थिर वोल्टा का करंट देते हैं, धारा देते हैं। पहली खास बात, इनकी वोल्टा चेंज नहीं होती। पूर्ण सेल अभिक्रिया निकाले तो S2 से S2 कैंसिल कर दिया, 2 of से 2 of H कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपके पास में Zn प्लस HgO आ गया, गिव्स यू ZnO प्लस Hg का फॉर्मेशन हो गया। ये था पूर्ण सेल अभिक्रिया, जिसे हम सेल डिस्चार्जिंग सेल
डिस्चार्जिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। ये था आपके पास में पर्टिकुलर जस्ट सेल की क्रियाविधि और किस प्रकार से काम करता है। इस सेल के विद्युत वाहक बल की बात करें तो विद्युत वाहक बल की बात करें तो आमतौर पर जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं, यहां आप ईएमएफ इसका 1.36 वोल्ट ले सकते हैं। स्थिर वोल्टता की धारा देता है, स्थिर वोल्टता। इसका नुकसान क्या है कि यहाँ जो मरकरी मुक्त हो रही है वो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। आप सभी को मालूम है कि पर्टिकुलर मर्क्यूरी एक एंजाइम विष का काम करती है। तो HG सेलों को उपयोग में लेने के बाद नष्ट कर देना चाहिए, ये था आपका, क्योंकि ये पर्यावरण ये आगे आपके पास में इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। ये था आपके पास में शुष्क सेल के बाद का जस्ट मर्क्यूरी सेल, जो कि छोटा सा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इसी क्रम में हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ में, द्वितीय सेल के साथ में, जिसमें हम लेड स्टोरेज सेल की बात करेंगे। पर्टिकुलर लेड स्टोरेज सेल के साथ साथ हम बात करेंगे निकल कैडमियम सेल की। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। माफी चाहूंगा, काफी थोड़ा लेट हुआ हूं इस वीडियो में, बट नेक्स्ट टाइम से ये कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। यूं ही विश्वास जताते रहिए, यूं ही सब्सक्रिप्शन और शेयर करते रहिए, ताकि हमारे साथ में भविष्य के और डॉक्टर और इंजीनियर जुड़ सके और हमें कारवा पकड़ सके, कारवा मिल सके। नो डाउट सक्सेस जरूर होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।